हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी में नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य का। इसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। ये टॉपिक आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा, सब अच्छा है। लेकिन आप यदि ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं लास्ट तक, तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचता और एग्ज़ाम में प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये वीडियो आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा और देखने के बाद जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप बुक रखी हो उसको, उसमें एक संविधान में प्रस्तावना टॉपिक दे रखा होगा, उसको आप लगा लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप धल्लड़े से उड़ा देंगे। तो बस हमारे साथ बने रहेगा थोड़ी देर के लिए। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? अमेरिका। यानी प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तब इसका आंसर होगा अमेरिका। यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना का बेस क्या है। बेस क्या है? प्रस्तावना का आधार क्या है? आधार क्या है? इसका आधार है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था, वो इसका क्या है? आधार है। और संविधान सभा ने उसको कब एक्सेप्ट किया था? 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया था। यानी कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब एक्सेप्ट किया था? तो इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। और प्रस्तावना का बेस क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था, कब? 13 दिसंबर 1946 का। ये इसका क्या है? बेस है, यानी कि आधार है। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना कहते किसे हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बुक आप खरीदते हैं तो फ्रंट पेज पे लिखा रहता है, या एक जब आप बुक खोलते हैं तो उसके फ्रंट पेज पे लिखा रहता है भूमिका। उस बुक के बारे में क्या क्या कहाँ पर कैसे बताया गया है, पूरी उस एक पेज के अंदर नॉलेज होती है। या आपने देखा होगा जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते थे बचपन में, तो उसमें सबसे पहले हेडिंग आप लगा देते भूमिका। यानी कि उस भूमिका में आप क्या लिखते थे कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम क्या क्या लिखने वाले हैं, उस सब का सब निचोड़ आप भूमिका में लिख देते थे। कहने का मतलब ये है कि पूरे संविधान का जो निचोड़ है वो प्रस्तावना में है। और संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ देखने को हमें मिलता है। प्रस्तावना का उल्लेख पूरे विश्व में सबसे पहले प्लेटो के ग्रंथों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? प्लेटो के ग्रंथों में देखने को मिलता है। और प्रस्तावना का प्रावधान सबसे पहले ब्रिटिश शासन अधिनियम 1919 में देखने को मिलता है। ये लाइन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? ब्रिटिश शासन में। तो ब्रिटिश शासन का जो एक्ट था 1919 में सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था। प्रस्तावना में अमेंडमेंट कब कब किया गया? तो प्रस्तावना में अब तक मात्र जो है एक बार अमेंडमेंट किया गया है, यानी एक बार संशोधन किया जा चुका है। 42वें CAA 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवाद। ये क्रम से भी बेटा पूछे जाते हैं। समाजवाद। दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखना, संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं की गई है, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है।
या पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, कहीं पर भी नहीं किया गया है। और तीसरा शब्द था अखंडता। इनका बेटा क्रम पूछा जाता है। समाजवाद यानी सोशलिज्म, पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें CAA 1976 के तहत। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि 42वें CAA को इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसमें बहुत अमेंडमेंट हुए थे संविधान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना पूरी हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसमें इसका पूरा का पूरा जो है एक तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब ये प्रस्तावना पूरी की पूरी हो गई। अब यहाँ से प्रस्तावना से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसको समझते हैं। फिर इन शब्दों के बारे में डिटेल से जानते हैं, जैसे अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा अवसर का मतलब क्या है, समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है, पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, संपूर्ण यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न आया है इसका क्या मतलब है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक ये न्याय की बात की गई है। इस तरीके से इन हर शब्द को बहुत अच्छी से डेप्थ में हम लोग समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, और ये न्याय की जो बात कही गई है इसको किसकी क्रांति से लिया गया है। ये बहुत ही गजब की चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी, सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो आप लोग बस हमारे साथ धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, तो 3 प्रकार के जस्टिस की बात कही गई है। कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन 3 न्यायों की बात की गई है प्रस्तावना में। और इन तीनों शब्दों को कहां से लिया गया है, तो आंसर होगा रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेगा, इनको नोट करती रहिएगा। रूसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1917 में हुई थी, 1917 में। इसके बाद अब आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कहाँ पर? प्रस्तावना में। इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा, क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे। पहले क्या है? विचार है, फिर क्या है? अभिव्यक्ति है, फिर क्या है? विश्वास है, इसके बाद क्या है? धर्म है, और इसके बाद क्या है? उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनका क्रम आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले क्या बेटा? विचार, उसके बाद अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, उसके बाद धर्म और उसके बाद उपासना। BABDU आप इस ट्रिक से याद रख सकती हो।
ठीक है। इसके बाद कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है? कितने प्रकार की समता या समानता की बात कही गई है? तो प्रतिष्ठा और अवसर, ये दो प्रकार के समानता की बात कही गई है भारतीय संविधान में, यानी इक्वलिटी की बात की गई है। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? दो प्रकार की समानता की बात कही गई है। कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आपने देख पढ़े, आप जब पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट मौलिक अधिकार में 14 से लेकर 18 तक, वहां पर भी इनकी चर्चा की गई है। अब यहां से क्वेश्चन नया बन जाएगा कि प्रस्तावना के अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की चर्चा कहां पर की गई है? तो इसका आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स में भी इसकी चर्चा की गई है। अब यहां पर आता है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीन शब्द जो है कहां से लिए गए हैं? पहला कौन सा है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। दूसरा है समता, समता। और तीसरा शब्द है बंधुता यानी बंधुत्व। ये तीनों शब्द किस देश की क्रांति से लिए गए हैं? तो आंसर होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर के ये हुई थी 99 तक। फ्रांस की क्रांति से इनको लिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। जो प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख शब्द हैं, इनके अर्थ क्या हैं? इनको भी समझ लेते हैं। कभी कभी इनके अर्थ को भी पूछ लेता है। जैसे संप्रभुता का अर्थ क्या है? हम भारत के लोग का प्रस्तावना में क्या अर्थ है, इसको समझते हैं सबसे पहले। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। यानी जो भारतीय संविधान है वो भारतीय जनता के लिए ही समर्पित है। इसका मतलब है हम भारत के लोग का मतलब, यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो बी है यानी कि हम है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रूसो ने। किसने किया था बेटा? रूसो ने किया था बी शब्द का प्रयोग सबसे पहले। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? संप्रभुता इस शब्द का अर्थ से है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है और ना ही भारत में कोई कर सकता है और ना ही भारत परमिशन देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी शब्द का क्या मतलब है? समाजवादी यानी कि सोशलिज्म। समाजवादी शब्द का अर्थ से है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। इसका मतलब यह हुआ कि भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की, यानी कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष, देखिए भारतीय संविधान में कहीं पर भी धर्म निरपेक्ष की बात नहीं कही गई है। किसकी बात नहीं कही गई है? धर्म निरपेक्ष की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। धर्म निरपेक्ष की भारतीय संविधान में बात नहीं की गई है। किसकी बात की गई है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धर्म के अंदर पंथ हैं, जैसे कि आपने देखो शिया है, शिया, सुन्नी, जैनी आदि, ये सब क्या हैं? पंथ हैं।
तो इनको भी ले लिया गया है, इनको छोड़ा नहीं गया। अगर धर्मनिरपेक्ष की बात होती फिर इसमें धर्म ही धर्म आ जाते, फिर पंथ छूट जाते। तो पंथ ना छूटे इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग ना करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म जो हैं वो कैसे हैं, समान हैं, और उन्हें सरकार का समान जो है समर्थन प्राप्त है, समान समर्थन प्राप्त है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है। उसकी निगाह में सभी धर्म क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि समान हैं, किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है। इस संविधान में है। अब हकीकत क्या है वो अलग चीज़ है। लोकतंत्र की हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीति लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। इसका मतलब यह हुआ डेमोक्रेसी का, यानी कि सर्वोच्च जो शक्ति है वह सब जनता के हाथों में है। किसके हाथों में है? जनता के हाथों में है। जनता चाहे उसे चुन सकती है और चुनती है। अब देखते हैं यानी भारत कैसा है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है। अब हम बात करते हैं गणतंत्र की, रिपब्लिक की बात करते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कौन कौन सी दो प्रकार की लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। एक विशेषता है वंशागत और दूसरी है लोकतंत्रीय। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। कौन कौन सी? पहली बात, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथों में होती है। दूसरी है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के किसी भी विशेषाधिकार वर्ग को अनुपस्थित, इसलिए हर सार्वजनिक, कहने का मतलब ये है, दोबारा से समझिएगा, दूसरी यही बात है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। और जो लोकतंत्र शब्द है, ये समाजवाद शब्द है। कैसा है? समाजवाद। साम्यवादी नहीं है ये साम्यवादी नहीं है। कैसा है? ये समाजवाद शब्द है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन है। ये अब्राहम लिंकन की क्विट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब जब लोकतंत्र की बात आती है तब तब ये पंक्ति बोली जाती है, लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अवसर प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं न्याय। जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे 3 भिन्न रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय।
सामाजिक न्याय से मतलब ये है कि मानव के बीच, यानी मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव ना माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ कराया जाए। आर्थिक न्याय का यहाँ पर मतलब ये है कि उत्पादन एवं वितरण के लिए साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रित ना हो जाए, कुछ के ही हाथों में ना केंद्रित हो जाए। इसलिए जो उत्पादन एवं वितरण के साधन हैं उनका जो है वितरण न्यायोचित होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। जिस किस में आता है? राजनीतिक न्याय में आता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये शब्द जो है अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं समता। समता क्या? समता यानी कि इक्वलिटी, समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंधुत्व। बंधुत्व क्या है? बंधुत्व, इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। बंधुत्व का क्या अर्थ है? भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इसका मतलब यह हुआ, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना के अलावा भाईचारे की बात या भाईचारे की भावना की बात कहां पर की गई है? तो आंसर होगा मौलिक कर्तव्य में भी की गई है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग जो है प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हो चुका है, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है 42वें CAA 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। इस पर बहुत ज़्यादा मतभेद है। अब इसको जो है हम लोग बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको ज़रा समझते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले जो मामला आया था वो 1960 में आया था। 1960 में कौन सा मामला था? बेरीवारी यूनियन, यानी बेरीवारी मामला था। इसमें 7 जजों की बेंच बैठी थी। 7 जजों की बेंच बैठी थी। कितने जजों की? 7 जजों की। इसमें संविधान का अंग नहीं माना था प्रस्तावना को, कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और साथ में यह बोल दिया गया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध लगे, अस्पष्ट लगे, वहां उद्देश्य का यानी कि संविधान निर्माताओं के आस को समझने में सहायक होगी। वहां प्रस्तावना क्या होगी? समझने में सहायक होगी। बेरीवारी मामले में यह बोल दिया गया था कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है कौन? प्रस्तावना। बेरीवारी मामले में क्या बोला गया था? बेरीवारी मामला 1960 में जो 7 जजों की बेंच थी उसमें कोर्ट ने बोल दिया गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अब मामला दूसरा आता है 1967 में, गोलकनाथ केस 1967। इसमें गोलकनाथ ने क्या बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है, ये बात बोल दी गई गोलकनाथ केस 1967 में। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मामले में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कही गई है? तो गोलकनाथ केस 1967 में ये बात बोली गई। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण केस आता है वो आता है केशवानंद भारती मामले 1973।
इसमें क्या बोला गया समझते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। केशवानंद केस 1973 में, ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। ये 13 जजों की बेंच थी। कितने जजों की बेंच थी? 13 जजों की बेंच थी। इसमें इन्होंने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरी बात इन्होंने बोली कि उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर इन्होंने ये भी बोला कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर न्याय नहीं दिया जा सकता है। जो इन्होंने ये बात बोली थी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसमें इन्होंने एक बात और जोड़ दी गई थी कि प्रस्तावना के मूल ढांचे के अलावा संशोधन कर सकते हो, मूल ढांचे में उसके जो है संशोधन नहीं कर सकते हो। अब मूल ढांचे की यहाँ पर बात आती है। मूल ढांचे में लोगों ने कहा क्या क्या आपने माना है, तो कोर्ट ने कहा जैसी स्थिति होगी वैसे वैसे वहाँ पर बता दिया जाएगा कि ये मूल ढांचा है, यहाँ पर इस तरीके से इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, मतलब स्थिति के अनुसार। कुल मिला के केशवानंद भारती केस जो 1973 का था, इसमें क्या क्या बोला गया दोबारा सुन लीजिएगा। केशवानंद केस 1973 में कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है, यानी मूल ढांचे को छोड़कर। वहीं पर इन्होंने तीसरी बात बोली कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है और इसके आधार पर न्याय नहीं दिया जा सकता है, बल्कि फंडामेंट्स जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, वो न्याय योग्य हैं, उनके आधार पर न्याय दिया जा सकता, लेकिन प्रस्तावना के आधार पर न्याय नहीं दिया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। फिर इसके बाद 1993 में एक केस आया, एसआर बॉम्बई केस। एसआर बॉम्बई केस आया। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। अब इन्होंने प्रस्तावना के मूल ढांचे में क्या क्या बताया? इन्होंने बताया, प्रस्तावना के मूल ढांचे में बताया, जैसे कि पंथ निरपेक्ष हो गया, इसको आप संशोधित नहीं कर सकते। दूसरा समाजवाद, और तीसरा था अखंडता व एकता। ये बोल दिया गया इन्होंने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट्स की। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी किसने माना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लोग जो है नोट करते रहिएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी किसने माना है, तो आंसर होगा ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी कहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, किसको आत्मा कहा है, किसको हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, जिसमें हम 5 प्रकार के रिट जो है कोर्ट में दायर करते हैं, उसको उन्होंने बोला है। प्रस्तावना भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है, ये बात किसने बोली है, तो ये बात बोली है के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने क्या बोला है कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है। भारतीय राजनीति क्या है,
जन्म कुंडली है। ये बात किसने बोली? तो आंसर होगा के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने बोली है। ये बात किसने बोली कि प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है? प्रस्तावना वृद्धावस्था का प्रलेख है। ये बात किसने बोली? तो अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर ने ये बात बोली। तो ये थे कुछ कमेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रस्तावना अच्छे से समझ में आई होगी।